घटनाओं के इस मोड़ से चिढ़कर बॉस अपने आदमियों को आदेश देता है कि आगे कोई झंझट ना हो, इसलिए लड़की को तुरंत खत्म कर दिया जाए। गुंडे यिक्षु को चारों ओर से घेर लेते हैं। घिर जाने के बावजूद वो उन पर चिल्लाती है कि कोई भी उसके करीब ना आए, लेकिन तभी उनमें से एक पूरी ताकत से हमला करता है और उसका हथियार दूर जा गिरता है। जमीन पर पड़ी भागने का कोई रास्ता ना होने पर वो तीनों गुंडों का सामना करती है, जो अंतिम वार करने की तैयारी में है। आंखों में आंसू लिए यिच्चू मन ही मन अपने प्रिय पति येफान को अलविदा कहती है, और उसी पल एक गुंडा क्रूर मुस्कान के साथ उस पर अंतिम वार करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे बचाने आ गया है। अविश्वसनीय रफ्तार से हमारा मुख्य किरदार प्रकट होता है और एक ही वार में सभी गुंडों को ढेर कर देता है। जिच्चू को यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। जिस हमले से उसकी जान जाने वाली थी वो कभी पड़ा ही नहीं। तभी वो देखती है कि येफार उसके सामने खड़ा है, एक सच्चे हीरो की तरह जिसने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। वो उसे कसकर गले लगाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सदमे में यिच्चू पूछती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। उसे एहसास होता है कि वो जाग चुका है और खुशी से भर जाती है, क्योंकि अब ये परिवार आखिरकार सुरक्षित है। यान उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वो अभी अपनी पूरी सच्चाई उजागर नहीं कर सकता। इसलिए वो फिर से भोला बनने का नाटक करता है और पूछता है कि वो क्या कह रही है, जिससे यिच्चू और भी उलझन में पड़ जाती है। इसी बीच गुंडों का सरदार वोंग होश में आता है और गुस्से से चिल्लाता है कि वो उन दोनों को खत्म कर देगा। खतरे को देखकर येफान के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उसकी असली कातिलाना मंशा सामने आ जाती है। येचू की तलवार हाथ में लेकर हमारा हीरो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो गुस्से में बच्चे की तरह चिल्लाता है कि वे बुरे लोग हैं और उसकी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो सीधे वू लोलोंग पर टूट पड़ता है। जिस इंसान को वो मूर्ख समझ रहा था, उससे निकलती भयानक ताकत देखकर वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। धमकाती नजर के साथ येफान उसे पकड़ लेता है, ये दिखाते हुए कि अब खेल खत्म हो चुका है। फिर वो गुंडों के सरदार को दूर फेंक देता है और चिल्लाता है कि सारे बुरे लोग यहाँ से दफा हो जाएं। इसके बाद हमारा नायक अपना गुस्सा एक और गुंडे पर उतारता है और उसे बेरहमी से पीटता है। इस हंगामे की आवाज फूगी के आदमियों तक पहुंचती है। वे सब हैरान रह जाते हैं, मुंह खुले के खुले। ये समझ ही नहीं पाते कि यान के पास इतनी ताकत कहां से आ गई। दरअसल फूगी और उसके लोग अभी अभी वहां पहुंचे थे और शोर सुनकर दौड़े चले आए थे। वे जमीन पर पड़े गुंडों और अकेले ईयान द्वारा किए गए नुकसान को देखकर दंग रह जाते हैं। फुगी अपने दोस्त को देखता है और सोचता है कि क्या वो अब यिच्चू को सच्चाई बताएगा, लेकिन युवती को लगता है कि उसने अपनी याददाश्त वापस नहीं पाई है, बल्कि सिर्फ उसे बचाने की प्रवृत्ति से ऐसा किया है। हालात समझते हुए फुगी उसे अंगूठा दिखाता है और मन ही मन सोचता है कि उसका दोस्त कितना बढ़िया अभिनेता है। यान उसे डांटता है और कहता है कि मजाक बंद करे और किसी जरूरी काम में उसकी मदद करे। तब फुगी एक खलनायक को पकड़ता है और पूछता है कि उसकी भाभी पर हमला करने का आदेश किसने दिया था। डर के मारे कांपता हुआ गुंडा कबूल करता है कि यंग मास्टर वोंग ने यिच्चू पर हमला करने के लिए उन्हें किराए पर लिया था और अपनी जान की भीख मांगता है। ये सुनकर यियान भड़क उठता है, क्योंकि वो जानता है कि वोंग परिवार लू परिवार के लिए काम करता है, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन है। हमारा नायक समझ जाता है कि लू परिवार यी परिवार को पूरी तरह कुचलने की साजिश कर रहा है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ शियाओ परिवार को गिराना काफी नहीं था। चिंतित होकर वो इचविन को गले लगाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। घबराई हुई लड़की उससे कैप्टन एक्स को बचाने की गुहार करती है। यान घायलों की ओर इशारा करता है और फुगी चिल्लाकर उन्हें अस्पताल ले जाने का आदेश देता है, और देखते ही देखते वे अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल के कमरे में यान उस कैप्टन के पास खड़ा है जो पूरी तरह पट्टियों में लिपटा हुआ है। तभी वो होश में आता है और चिंता भरे स्वर में यंग मिस को पुकारता है, लेकिन हमारा नायक उसे शांत करता है और कहता है कि यिक्षु बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा घबरा गई थी। तभी अचानक कप्तान कुछ देखता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो यान की ओर इशारा करके चिल्लाता है कि वो अब कोई मूर्ख नहीं रहा। हमारा नायक पुष्टि करता है कि वो जाग चुका है, लेकिन कप्तान से कहता है कि ये बात गुप्त रखी जाए। कप्तान वादा करता है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, और यान भी उसे थोड़ा शांत करने में मदद करता है। हमारा हीरो कहता है कि कप्तान एक वफादार आदमी है और उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके। इनाम के तौर पर वो उसकी मदद करेगा ताकि वो मार्शल रियाल में प्रवेश कर सके। इसके बाद हमारा नायक अपनी सुनहरी ऊर्जा छोड़ता है ताकि घायल आदमी को ठीक किया जा सके। वो ऊर्जा कप्तान को चारों ओर से घेर लेती है। कप्तान जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसके शरीर में भयानक गर्मी फैल जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। एक ही पल में उसकी सारी चोटें गायब हो जाती हैं। यान समझाता है कि वो अब मार्शल रियाल में प्रवेश कर चुका है और अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा।
आभार में कप्तान झुककर प्रणाम करता है और कसम खाता है कि वो अपनी जान देकर भी यक्षु की रक्षा करेगा। हमारा नायक उसे खेती यानी कल्टीवेशन में मदद के लिए गोलियों की एक शीशी भी देता है। उधर एक दूसरी हवेली में खबर आती है कि शियाओ परिवार पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये सुनकर शू डोंग शिकायत करता है कि जो परिवार के बिना वे अब ये परिवार पर हमला नहीं कर सकते। उसका पिता जू जियान समझाता है कि उनकी कंपनी में ज्यादातर लोग ये परिवार के वफादार हैं। तब शू डोंग सुझाव देता है कि वे किसी को किराए पर लेकर उस बूढ़े आदमी और उस मूर्ख को मरवा दें। उसने एक ग्रैंड मास्टर के बारे में सुना है, फान यी, जो ये काम कर सकता है। पिता चिंतित होता है, लेकिन शू डोंग उसे भरोसा दिलाता है कि फान यी बहुत गोपनीय तरीके से काम करता है और काम जरूर पूरा करेगा। अस्पताल में यान गलियारे में चल रहा होता है कि अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक संदेश आता है जिसमें उसे मिस्टर फान यी कहकर संबोधित किया जाता है और एक नया मिशन दिया जाता है। यान हैरान रह जाता है कि उन्होंने इतनी जल्दी उसकी पहचान कैसे जान ली, लेकिन जैसे ही वो मिशन की जानकारी पढ़ता है, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है, क्योंकि मिशन है खुद उसे और उसके दादा को खत्म करना। वो मुस्कुराता है, मिशन स्वीकार कर लेता है, 1 अरब का इनाम लेने के लिए मीटिंग तय करता है और सोचता है कि अब एक और कर्ज वसूलने का वक्त आ गया है। दृश्य बदलता है, शहर के बीचों बीच एक आलीशान नाइट क्लब। अंदर वोंग परिवार का मुखिया कुछ लड़कियों के साथ आराम कर रहा होता है। तभी एक गुंडा आकर खबर देता है कि वू लोलोंग सू यिक्शु को पकड़ने में नाकाम रहा। वोंगचा गुस्से में मेज पर लात मारता है और अपने आदमियों को बेकार कचरा कहता है। गुंडा बताता है कि यान बीच में आया था और उसने वू लोंग को निपटा दिया। विलेन हंसकर कहता है कि वो मूर्ख कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वे सू परिवार से नहीं उलझ सकते। तभी सबकी नज़र एक अजनबी पर पड़ती है जो कमरे में दाखिल होता है। वोंग परिवार का एक आदमी चिल्लाता है, ये कौन है, इसे अंदर किसने आने दिया? हमारा नायक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं एक छोटा सा काम करने के लिए खुद ही आया हूं। वोंगचा गुस्से में चिल्लाता है कि ये गुस्ताख कौन है। तभी हमारा नायक ठंडे अंदाज में कहता है कि बाहर मौजूद सारे आदमी वो पहले ही निपटा चुका हूं। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। वोंगचा पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हमारा हीरो आगे बढ़ता हुआ कहता है, मास्टर वोंग, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने आया हूं, सू साम्राज्य को खत्म करने में। वो कहता है कि उन्होंने शायद उसका नाम सुना होगा और अपना परिचय देता है, फान यी। ये सुनते ही गुंडों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि यही वो ग्रैंड मास्टर है जिसने जो परिवार को मिटा दिया था। वोंगचा खुशी से भर जाता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर फान का साथ मिलना सौभाग्य की बात है। वो पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। गंभीर चेहरे से हमारा नायक कहता है, 2 अरब, और मैं सू ग्रुप को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये सुनकर वोंगचा हक्का बक्का रह जाता है और चिल्लाता है, 2 अरब? हमारी पूरी फैमिली की कुल संपत्ति ही 10 अरब है। वो घबराकर पूछता है कि वो इतनी बड़ी रकम आखिर लाए तो लाए कैसे। ये सुनते ही हमारा नायक भड़क उठता है और दहाड़ता है, क्या तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो? तुम्हारे पास 2 अरब तक नहीं है। तभी उसके गुर्गों में से एक आगे बढ़कर ग्रैंड मास्टर से माफी मांगता है और कहता है कि वे ऐसी हिम्मत कभी नहीं कर सकते। उसी पल वोंग को याद आता है कि प्रांतीय राजधानी के चेयरमैन लू ने वादा किया था, अगर सू परिवार को खत्म कर दिया गया तो पूरा सू ग्रुप उन्हीं का होगा। ऐसे में 2 अरब कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं थी। लेकिन अचानक उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसके मन में डर पैदा होता है, क्या लू परिवार सच में अपना वादा निभाएगा, या फिर फैन यी वही खेल वॉन परिवार के साथ भी खेलेगा जो उसने जाओ परिवार के साथ खेला था। सब सोचकर वो तय करता है कि पहले घर जाकर पैसों का इंतजाम करेगा। आखिर एक ग्रैंड मास्टर को बुलाना अपने आप में सम्मान की बात थी, और यही 30 में से सबसे बेहतर चाल थी। छठा विकल्प तो बस भाग जाना था। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी बढ़ा पाए, एक चीज बेहद तेजी से उसके चेहरे के पास से गुजरती है। वो डर के मारे कांप उठता है। जमीन पर गिरकर देखता है, वो तो सिर्फ एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ थी। वो तुरंत फर्श पर गिरकर माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारा एमसी शांति से बैठते हुए कहता है, अच्छा है कि तुम्हें पता है कि तुम गलत थे। कूल अंदाज में वो स्ट्रॉ को अपने गिलास में डालता है और चेतावनी देता है, तुम्हारे पास ठीक 10 मिनट हैं, पैसे यहीं अभी के अभी आने चाहिए। सोफे पर बैठा हुआ बिल्कुल बेफिक्र वो आदेश देता है कि रकम इसी जगह इकट्ठा की जाए। डरा हुआ खलनायक अपने पिता को फोन करता है, चीखते हुए कहता है, 2 अरब तुरंत भेजो, मैंने एक बेहद खतरनाक ग्रैंड मास्टर को बुला लिया है। फोन पर पिता को हड़काते हुए वो गिड़गिड़ाता है। उधर हमारा नायक हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, जो मेरी पत्नी को छुएगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। फोन की बीप बजती है, ट्रांसफर कंफर्म। कांपती आवाज में वो पूछता है, पैसे पहुंच गए, अब मैं जा सकता हूं?
लेकिन येन उसे खौफनाक मुस्कान देता है। जल्दी किस बात की है? तुम्हारा काम निपट गया, मेरा अभी बाकी है। अचानक वो अपने ही चेहरे की चमड़ी उतारने लगता है। वॉन्ग चाओ स्तब्ध रह जाता है और चिल्लाकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? असल चेहरा सामने आता है। हमारा एमसी ठंडी आवाज में कहता है, मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आया हूँ, मेरी पत्नी पर हाथ डालने की कीमत चुकाने। खलनायक जमीन पर सदमे में गिर पड़ता है। वो येन को पहचान लेता है और निराशा में चीख उठता है, तो तुम ही थे? मैं इतने समय से एक मूर्ख बन रहा था। उसे याद आता है 5 साल पहले ही येन एक राक्षस था और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और अजेय लग रहा था। घुटनों के बल गिरकर वो दया की भीख मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं बस आदेश मान रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुत्ते की तरह काम करूंगा यंग मास्टर। येन की आंखें लाल चमकने लगती हैं। वो ठंडेपन से कहता है, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे एक चीज उधार लूंगा। उम्मीद से भरकर वो तुरंत बोल पड़ता है, जो चाहो ले लो, कुछ भी, बस मुझे जिंदा जाने दो। माहौल भारी हो जाता है। एक साया येन के चेहरे को ढक लेता है। वो अपना वाक्य पूरा करता है, मुझे तुम्हारी जिंदगी उधार चाहिए। और उसी पल एक घातक वार बिना किसी दया के दुश्मन का अंत कर दिया जाता है। मरते दम तक वॉन्ग चाओ उसे कोसता रहता है, सबको धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। आखिरी सांसों में वो लू परिवार के लू रान को फोन कर बदला लेने की कसम खाता है। हालांकि हमारा हीरो उस आदमी की चालाक हरकत को भांप लेता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। तभी वो उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उछाल देता है और उसका मोबाइल फोन नीचे फर्श पर जा गिरता है। यान उसे डांटते हुए कहता है कि वो अब भी चाले चलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो अपनी ऊर्जा छोड़ता है, जिससे वो आदमी पूरी तरह नष्ट हो जाता है। एक ही पल में हमारे हीरो की जबरदस्त तकनीक से वो खलनायक राख में बदल जाता है। गैंग लीडर के मारे जाने के बाद हमारा हीरो एक पल भी बर्बाद नहीं करता और अगले दुश्मनों के लिए तैयार हो जाता है। वो गुंडों की ओर मुड़कर चेतावनी देता है कि अब उनकी बारी है। सभी गुंडे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन वो उनकी दया की गुहार अनसुनी कर देता है। वो खलनायक की राख के बीच झुकता है और फर्श पर पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन उठा लेता है, जिसमें कॉल अभी भी चालू होती है। टूटे हुए स्क्रीन को देखते हुए वो जल्दी से कुछ टाइप करता है, फिर फोन को नीचे गिरा देता है और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल जाता है। काफी दूर वोंग परिवार की हवेली में चेयरमैन वोंग जोंग को एक संदेश मिलता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है, वो गुस्से से भड़क उठता है और सभी को उसे बचाने की तैयारी करने का आदेश देता है। नफरत से भरी आंखों के साथ वो कसम खाता है कि जो भी उसके इकलौते बेटे को अगवा करने के पीछे है, उसे वो जरूर ढूंढ निकालेगा। अस्पताल में हमारा हीरो अपनी पत्नी यीस्यू से पूछता है कि क्या वो होश में आई है। थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलती है। अभी भी जो कुछ हुआ उससे थोड़ी उलझन में होती है। यीन उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो सुरक्षित है। ये सुनकर युवती चौंक जाती है और अपने प्रिय का नाम पुकारती है। उसे याद आता है कि कैसे छोटे फैन ने उसे गुंडों से बचाया था। साथ ही उसे वो दृश्य भी याद आता है और वो सोचती है कि उस पल वो कितना हैंडसम लग रहा था। इस बीच ये फैन बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है, लेकिन लड़की उसके चेहरे को छूते हुए कहती है कि वो अभी घर नहीं जा सकती। कंपनी जल्द ही एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उसके पास बहुत सारा काम है। इतना कहते ही वो गंभीर चेहरे के साथ अपना मोबाइल फोन उठाती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके प्रोडक्ट का फॉर्मूला लीक हो चुका है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब एक आदमी कमरे में आकर बताता है कि उसे भी अभी अभी यही खबर मिली है। वो अपना फोन दिखाता है जिसमें एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। उसमें ली परिवार एक ब्यूटी पिल पेश कर रहा होता है, जिस पर वो सालों से रिसर्च कर रहे थे। ये देखकर यिक्सु गुस्से से भर जाती है और उन्हें बेशर्म ठग कहती है। वो कहती है कि कंपनी ने उस फॉर्मूले पर अपनी सारी पूंजी लगा दी थी और उसी के सहारे बिजनेस को दोबारा खड़ा करना था। चेयरमैन शिया बताते हैं कि कई पार्टनर्स ने ग्रुप का बहिष्कार कर दिया है और अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं हुआ तो कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। वो अपने आंसू पोंछती है और फैसला करती है कि उसे सबको बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। वो घोषणा करती है कि वो कंपनी जा रही है और ये फैन को चेयरमैन शिया के साथ छोड़कर चली जाती है, जबकि हमारा हीरो उसे रोकने के लिए पुकारता रह जाता है। हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि ये तो बस एक पिल का फॉर्मूला है और उसके दिमाग से निकली कोई भी रेसिपी अपने आप में कमाल की होगी। लेकिन शिया पूछते हैं कि कोई उस पर कैसे भरोसा करेगा, क्योंकि सबकी नज़र में वो अब भी एक मूर्ख ही है। तभी हमारे एमसी को एक शानदार आइडिया सूझता है। उसे याद आता है कि लिंग लॉन्ग उसके इलाज के लिए एक डॉक्टर चाहती थी और डॉक्टर ले चियांगजू एक बहुत बड़ा नाम है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वो कहता है कि डॉक्टर को मनाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी बीच उसका मोबाइल फोन बजता है। वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ उसकी एक्स मंगेतर यूं रोती हुई उससे मदद मांग रही होती है। उसे हैरानी होती है कि उसकी आवाज ऐसी क्यों है। यान पूछता है कि क्या हुआ और किसने उसे परेशान किया, क्योंकि अगर किसी ने उसे सताया है तो वो उसे सबक सिखाएगा।
युवती भर्राई हुई आवाज में कहती है कि वही अकेला इंसान है जिसने उसके साथ सच्चे दिल से व्यवहार किया है। वो अपने बिस्तर पर बैठी बेहद उदास और असहाय लग रही होती है। फिर वो बताती है कि उसका चाचा उसे ली युनयांग से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर कर रहा है और वो यान से उसे बचाने की गुहार लगाती है।